वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश मैराथन, जो कि पूरी 1 घंटे की क्लास होगी, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे बच्चों कि इंग्लिश में का जो सेक्शन है वो ग्रामर, वकैब और नॉन ग्रामर, जिसमें हम पैसेज, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट को ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। तो स्टार्टिंग जो हम करेंगे बच्चों वो ग्रामर से करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्रामर से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, जनरली ग्रामर से जो क्वेश्चन बनता है वो स्पॉटिंग एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और उसके बाद फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। ये सब क्वेश्चन जो हैं वो ग्रामर का सेक्शन होता है। तो आज हम ग्रामर के सेक्शन को से ही स्टार्टिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम जो है पहला ग्रामर का ही सेक्शन ले रहे हैं बच्चों, जिसमें स्पॉटिंग एरर, कॉमन एरर के क्वेश्चन होंगे आपके सामने। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर क्वेश्चंस आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, मेनी अ स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेनी अ स्टूडेंट लिखा हुआ है बच्चों, तो इसका कंसेप्ट क्या होता है थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे कि मेनी का कंसेप्ट क्या होता है, किस ऑप्शन में गलती है, अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे बच्चों, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन पर आएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मेनी का जो कंसेप्ट होता है, पहली बात मेनी का कंसेप्ट क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। मेनी एंड मच में क्या अंतर है, पहले हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि मेनी एंड मच में अंतर क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मेनी जो होता है बच्चों, वो मेनी हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आता है, राइट। मेनी किसके साथ आता है? काउंटेबल नाउन के साथ। और मच किसके साथ आता है बच्चों? मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, राइट। मेनी किसके साथ? काउंटेबल नाउन के साथ, और मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ। क्योंकि मेनी जो होता है बच्चों वो नंबर को डिनोट करता है, बट मच जो है वो क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है, राइट। तो मेनी, जैसे अगर आप मेनी के साथ यूज करते हैं, मेनी बोला तो बॉयज आप बोल सकते हैं, सही है, राइट। मेनी, अगर आपने मेनी फ्रेंड्स बोला, अब ये भी सही है। लेकिन अगर आप मेनी वाटर बोल देंगे तो ये गलत हो जाएगा, राइट। क्योंकि मेनी जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ आता है, इसलिए ये दोनों तो सही हैं। लेकिन मेनी के साथ अगर वाटर लगा दोगे तो गलत होगा। इसके साथ आपको किसको लगाना पड़ेगा? मच का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी मच के साथ वाटर यूज करोगे आप, तब सही होगा बच्चों। क्योंकि मच जो है हमारा वो किसको डिनोट कर रहा है? क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। और मच के साथ हमेशा कौन सा नाउन आना चाहिए बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए। मेनी के साथ काउंटेबल नाउन, मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन। तो इसलिए मच वाटर सही है, मच ब्लड सही है, मच वर्क सही है। लेकिन मेनी वाटर अगर आप बोलोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये है पहला कंसेप्ट, राइट। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट ये है बच्चों की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछता है। इसका क्या कंसेप्ट है बच्चों, थोड़ा सा समझ लीजिए उस पर, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं। इसका कंसेप्ट क्या है कि मेनी होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, मेनी होगा या अ गुड मेनी होगा, अ गुड मेनी होगा, या अ ग्रेट मेनी होगा, अ ग्रेट मेनी, राइट। अगर ऐसा है बच्चों, मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी के बाद जो हमारा वर्ब होती है, वर्ब भी हमारी क्या होती है? प्लूरल होती है। और नाउन भी हमारा क्या होगा? आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि मेनी के बाद, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा हम कलर दूसरा ले लें, यहाँ से कम ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम ब्लैक कलर को ले रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, मेनी होगा या गुड मेनी होगा या ग्रेट मेनी होगा। इसके बाद बच्चों ध्यान रखिएगा, आपका जो नाउन होगा, नाउन भी हमारा क्या होगा? प्लूरल नाउन का प्रयोग करोगे और प्लस प्लूरल वर्ब का प्रयोग करोगे। किसके बाद? मेनी हो या गुड मेनी हो या ग्रेट मेनी हो, इसके बाद हमारा नाउन भी प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होती है। जैसे अगर बच्चों हम बोलें कि मेनी स्टूडेंट्स हैव
आस्क्ड दिस क्वेश्चन, राइट। हमने ऐसा बोला। तो अब देखें कि मेनी आ गया है बच्चों, तो मेनी हो या गुड मेनी हो या ग्रेट मेनी हो, इसके बाद नाउन भी प्लूरल होता है और हमारी वर्ब भी क्या होती है, प्लूरल होती है, राइट। तो मेनी, गुड मेनी, ग्रेट मेनी के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर मेनी के बाद ए या एन आ जाता है, राइट, मेनी के बाद ये ए या एन आ गया, तो इसके बाद हमारा नाउन भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, और वर्ब भी हमारी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। अगर मेनी के बाद ए या एन आएगा तब। जैसे अगर हमने बोला कि मेनी अ बॉय हैज गॉन टू दिल्ली, राइट। अब यहाँ पर देखिए मेनी ए के बाद बच्चों क्या है, नाउन भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है, तब हमारा ये रूल काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होगा, मेनी होगा, या इसको हम इस तरह से थोड़ा सा लिख दें, थोड़ा क्लियर कम दिखाई दे रहा है बच्चों, हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं कि अगर मेनी होगा या अ गुड मेनी होगा या अ ग्रेट मेनी होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा क्या होगा, नाउन भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगी। बट अगर ऐसा होगा, मेनी के बाद ए या एन होगा, तो इसके बाद नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो मेनी के बाद ए आएगा तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, राइट। आइए अब क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। तो देखेंगे आप लोग क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन हमारा मेनी। क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेनी अ स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो मेनी के बाद बच्चों देखिए ए आ गया है, तो मेनी ए के बाद स्टूडेंट हमारा क्या है, देख सकते हैं बच्चों आप लोग, मेनी ए के बाद स्टूडेंट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर आर के स्थान पर बच्चों क्या होगा, आर के स्थान पर इज होगा। इसका मतलब यहाँ पर मेनी अ स्टूडेंट इज फ्रस्ट्रेटेड होना चाहिए, मेनी अ स्टूडेंट इज फ्रस्ट्रेटेड, यानी बी ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पर आर के स्थान पर बच्चों क्या होगा, आर के स्थान पर इज का प्रयोग करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इट इज़ हाई टाइम दैट वी सेंड द आंसर, राइट। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, एक ये टर्मिनोलॉजी है, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ डिमांड ऑफ टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ नीड ऑफ आवर, टाइम हैज़ कम। अगर इस तरह का एक्सप्रेशंस फर्स्ट क्लास में आ रहा है, अगर इस तरह का एक्सप्रेशंस फर्स्ट क्लास में आ रहा है बच्चों, तो सेकंड क्लास जो होती है हमारी, वो हमेशा और हमेशा पास्ट इंडिफिनिट में ट्रांसलेट होती है, यानी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, राइट। कहने का मतलब ये है बच्चों, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लें, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन पर फिर हम आएंगे, इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट करें कि अगर एक्सप्रेशंस आपका इस तरह से होगा, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, या इट इज डिमांड ऑफ टाइम, या टाइम हैज कम, या इट इज राइट टाइम, इट इज राइट टाइम। इस तरह से एक्सप्रेशंस अगर दिया हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज नीड ऑफ आवर, इट इज नीड ऑफ आवर। अगर ऐसा दिया है बच्चों तो ध्यान रखिएगा, सेकेंड क्लास जो होती है वो हमारी जो है हमेशा V2 का प्रयोग करते हैं, राइट। या तो V2 का प्रयोग करेंगे, या तो डिड नॉट के साथ हमारा क्या आएगा, V1 आएगा, यानी हम पास्ट इंडिफिनिट में सेंटेंस को यूज करेंगे। जैसे अगर हम बोला
कि समय आ गया है कि तुम सच बोल दो, तो टाइम हैज़ कम, दैट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो टाइम हैज़ कम दैट यू स्पोक द ट्रुथ। स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक्स। समय आ गया है कि तुम सच बोल दो, टाइम हैज़ कम दैट यू स्पोक द ट्रुथ। या यह समय की मांग है कि तुम झूठ न बोलो। इट इज़ डिमांड ऑफ टाइम, इट इज़ डिमांड ऑफ टाइम यू डिड नॉट टेल अ लाई, राइट। तो अगर इस तरह का बच्चों ध्यान रखिएगा एक्सप्रेशंस आ रहा है, ये अक्सर न्यूज़पेपर वगैरह में इस तरह के सेंटेंस यूज होते हैं। अगर इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ डिमांड ऑफ टाइम, टाइम हैज़ कम, या इट इज़ राइट टाइम, या इट इज़ नीड ऑफ आवर, अगर इस तरह से हुआ है तो सेकेंड क्लास हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा V2। तो आइए क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन जो है ये है, देखिए क्वेश्चन आपका आ गया, ये क्वेश्चन है आपका, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम आ गया है बच्चों। तो इट इज़ हाई टाइम के बाद दैट वी सेंड लिखा है, सेंड सेंट सेंट होता है, तो यहाँ पर क्या होगा SENT, बोलिए बच्चों क्या होगा, सेंट होगा। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम दैट वी सेंट द आंसर, सेंड सेंट सेंट होता है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका गलत है, इट इज़ हाई टाइम दैट वी सेंट, यानी बी ऑप्शन गलत है, यहाँ पर सेंड के स्थान पर सेंट होगा, क्योंकि इट इज़ हाई टाइम के बाद जो क्लाज आएगी उसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन मैंने देखा है कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं बच्चों, मैंने देखा है कि लगभग हर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। मैं ये चाहूँगा कि ये इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है उसको आप जरूर जानें, तो थोड़ा सा मैं उसको डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर हम पॉइंट पर आ जाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा कंसेप्ट को थोड़ा सा नोट कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। कंसेप्ट क्या है, देखें इस तरह से, कंसेप्ट आपका क्या है, मैं दिखा रहा हूं किस तरह से है वो कंसेप्ट। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं बच्चों। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है NDA के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन कंसेप्ट क्या है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि कंसेप्ट ये है कि अगर ईच ऑफ होगा बच्चों, या एवरी वन ऑफ, या आइदर ऑफ, इसको इधर भी कहते हैं, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ ऑब्लिक वन ऑफ। ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इसको रूल कह सकते हैं आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, ये क्या करता है बच्चों, टेक्स प्लूरल नाउन और प्रोनाउन बट verb is used in singular form। ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर सेंटेंस में ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ के बाद क्या होगा, टेक्स प्लूरल नाउन और प्रोनाउन बट वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। जैसे एक दो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा देखें आप लोग, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। इसका कंसेप्ट भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कंसेप्ट क्या है बच्चों, जो भी मैंने बताया कि ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, टेक्स प्लूरल नाउन और प्रोनाउन बट वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। तो जैसे अगर हम बोलें कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज completed his work, right?
एक एग्जाम्पल हमने और लिया इस तरह से कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन IAS ऑफिसर, राइट। तो यहाँ पर देखें बच्चों, ईच ऑफ के बाद क्या होगा, ईच ऑफ के बाद हमारा नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा वो ये प्लूरल होता है। वर्ब क्या होगी बच्चों, ये सिंगुलर होगी, ध्यान रखिएगा। ईच ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा, उसके बाद जो वर्ब आएगी हमेशा सिंगुलर होगी। और अगर वर्ब के बाद फिर से प्रोनाउन रिपीट करता है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हिज यूज होता है। अगर यहाँ पर गर्ल्स दिया होता, ईच ऑफ द गर्ल्स दिया होता है, तब यहाँ पर हम हर यूज करते। लेकिन अगर स्टूडेंट्स दिया है तो स्टूडेंट्स में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आते हैं, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए हम यहाँ पर चूँकि मेल को प्रेफरेंस दिया जाता है इसलिए यहाँ पर हम हिज यूज करेंगे, हर का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ईच ऑफ द गर्ल्स होता अगर, तब हम यहाँ पर हर यूज करते बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो ईच ऑफ के बाद ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या, सेंटेंस क्या है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। देखिए वन ऑफ आ गया है बच्चों, वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है, वर्ब क्या है, सिंगुलर है। बोलिए, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बच्चों आते हैं एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। ईच ऑफ के बाद तो आइए, अभी ये जो कंसेप्ट हमने दिया ये है, इसके बाद फिर आइए आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन आपका आ गया, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें एवरीवन लिखा हुआ है बच्चों। तो एवरीवन के बाद हमने अभी आपको बताया कि नाउन या प्रोनाउन क्या होगा, आपका प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों देखिए जो लव लिखा है, लव ये वर्ब है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, लव्स होना चाहिए। क्यों लव्स क्यों होगा बच्चों, क्योंकि एवरीवन आपके बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा और वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, इसलिए हमारा जो आंसर है वो राइट। इसमें किसमें आप टिक मारेंगे, सी में टिक लगाएंगे, यहाँ पर लव के स्थान पर क्या होगा, लव्स होगा। क्यों, क्योंकि ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ टेक्स प्लूरल नाउन और प्रोनाउन बट वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, राइट। तो उसी कंसेप्ट को यहाँ फॉलो कर रहे हैं हम कि एवरी वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, तो यहाँ पर लव्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए बच्चों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन वी रीच द फेयर वी फाउंड दैट देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा, प्लेस और रूम में अंतर क्या है कि प्लेस जो होती है, जैसे आप किस प्लेस में रहते हैं वो जगह है, लेकिन प्लेस के को अगर आप एज ए रूम ट्रीट करोगे, जैसे रूम का मतलब क्या होता है बच्चों, अक्सर स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है कि रूम का मतलब कमरा होता है, लेकिन रूम का मतलब क्या होता है, रूम जो होता है वो पर्सन आर प्लेस टू बी फिटेड इन की बात करता है कि अनऑक्युपाइड प्लेस, जहाँ पर पर्सन और रूम का अर्थ ही होता है कि वो जगह जहाँ पर फिट होने की हम बात करते हैं, पर्सन और प्लेस को, पर्सन और थिंग्स को फिटेड होने की हम बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप रिजर्वेशन कराते हैं तो कभी कभी जगह नहीं रहती है, तो उसमें मैसेज आता है कि देयर इज़ नो रूम अवेलेबल इन दिस कंपार्टमेंट, देयर इज़ नो प्लेस। अक्सर लोग बोलते हैं, जैसे आप ट्रेन में चढ़ते हैं तो ट्रेन में जगह नहीं है तो आप बोलते हैं कि देयर इज़ नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन वो गलत होता है, देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट बोला जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि मैच जब शुरू होता है तो कमेंटेटर कभी कभी बोलता है कि प्लेयर ने रूम बनाकर खेला, रूम बनाकर खेला मतलब कि वो जगह बनाकर खेला। तो उस सेंस में, जगह के उस सेंस में जहाँ पर पर्सन और प्लेस को फिटेड होने की बात करता है, वहाँ पर हम प्लेस, वहाँ पर बच्चों हम प्लेस यूज नहीं करते हैं, वहाँ पर हमको क्या यूज करना चाहिए, प्लेस के स्थान पर बच्चों ध्यान रखिएगा, वहाँ पर प्लेस के स्थान पर क्या यूज होता है, रूम का। प्लेस के स्थान पर आप किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, रूम का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर प्लेस नहीं होगा बल्कि क्या होगा बच्चों, यहाँ पर रूम होगा, प्लेस के स्थान पर आप रूम का प्रयोग करोगे,
ठीक है, ये चीज़ है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप बोलते हो कि देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, तो ये सेंटेंस गलत है, आपको बोलना पड़ेगा देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, ये सेंटेंस आपका जो है सही है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। द पुलिस कलेक्टेड ऑल द स्टोन्स पेल्टेड अपॉन देम। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा स्टोन जो होता है बच्चों, स्टोन हमारा मटेरियल नाउन भी होता है और स्टोन हमारा कॉमन नाउन भी होता है। स्टोन मटेरियल नाउन कब होगा? अगर हम सेंटेंस लिखें, एक हमने सेंटेंस लिखा कि दैट, हमने बोला दैट ब्यूटीफुल टेम्पल वाज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, हमने ऐसा बोला सेंटेंस। अब ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है बच्चों, क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हो कि यहाँ पर दैट ब्यूटीफुल टेम्पल वाज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, और मटेरियल नाउन की की डिफिनेशन क्या होती है बच्चों कि अ मटेरियल नाउन इज अ रॉ मटेरियल, मटेरियल नाउन इज अ रॉ मटेरियल दैट द थिंग्स आर मेड ऑफ आर मेड फ्रॉम। मेरे कहने का मतलब है कि जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती है वो क्या होता है? मटेरियल नाउन। जिससे कुछ बनने की बात करें, मटेरियल नाउन की डिफिनेशन क्या कहती है कि मटेरियल नाउन इज अ रॉ मटेरियल दैट द थिंग्स आर मेड ऑफ आर फ्रॉम। तो जब कुछ बनने की बात करोगे तब वो मटेरियल नाउन होता है। अब यहाँ पर बच्चों ये जो स्टोन्स लिखा है ये गलत है, यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर अब आपको लिखना पड़ेगा स्टोन लिखना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर हम एक सेंटेंस ये लिखें, हमने सेंटेंस लिखा कि ही थ्रू टू स्टोन्स इन द रिवर, उसने नदी में 2 पत्थर फेंका, राइट। उसने नदी में 2 पत्थर फेंका। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कुछ बनने की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो ये स्टोन लिखा है बच्चों ये कॉमन नाउन बन गया है। यहाँ पर जो स्टोन लिखा है बच्चों ये क्या है? ये प्लूरल कॉमन नाउन है। लेकिन यहाँ पर जो स्टोन लिखा था ये मटेरियल नाउन का सेंस लेकर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका प्लूरल नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर इसका प्लूरल बनेगा क्योंकि ये यहाँ पर जो स्टोन्स लिखा है ये प्लूरल कॉमन नाउन है, राइट। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पर क्या है? वो प्लूरल कॉमन नाउन बन गया है, लेकिन यहाँ पर जो है ये मटेरियल नाउन है, क्योंकि मटेरियल नाउन की डिफिनीशन क्या कहती है कि मटेरियल नाउन इज रॉ मटेरियल दैट द थिंग्स आर मेड ऑफ आर फ्रॉम, राइट। तो यहाँ पर बनने की बात कर रहा है इसलिए मटेरियल नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये का प्लूरल कॉमन नाउन बन गया है, इसलिए अब यहाँ पर स्टोन का प्लूरल बनेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा। द पुलिस कलेक्टेड ऑल द स्टोन्स, अब यहाँ पर कलेक्टेड किया उसने सभी पत्थरों को जो उसके ऊपर फेंके गए थे, राइट। तो यहाँ पर देखिए अब ये क्या है? अब जो है ये बच्चों यहाँ पर देखिए ये कॉमन नाउन बन गया है, इसलिए द पुलिस कलेक्टेड ऑल स्टोन्स पेल्टेड अपॉन देम, ये आपका सेंटेंस सही है, नो एरर है। ये क्या है बच्चों? ये आपका नो एरर है, ठीक है, ये आपका इसमें कोई गलती नहीं है, ये नो एरर है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों? पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेसेड एंड माई प्रोफेशन, अब ये क्या कह रहा है सेंटेंस? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एंड यू विल, यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज दैट द प्रॉब्लम फेस्ड इन माई प्रोफेशन, प्रॉब्लम फेस्ड इन माई पोजिशन। यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, फेस्ड इन माई प्रोफेशन होना चाहिए, इतना थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है बच्चों। यहाँ पर फेस्ड
एंड के स्थान पर, इसको ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर जो लिखा है एंड माई पोजीशन, तो एंड नहीं रहेगा, यहाँ पर एंड के स्थान पर आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर एंड के स्थान पर इन रहेगा। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है बच्चों, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। इन माई फेस्ड, इन माई पोजीशन होना, इन माई प्रोफेशन होना चाहिए, ये एंड गलत छप गया है बच्चों, यहाँ पर इन होना चाहिए, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन को देखिए आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुट यू इन माई पोजीशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम फेस्ड इन माई प्रोफेशन, राइट। ये कह रहा है कि पुट यू योर सेल्फ, अब पुट यू इन माई पोजीशन एंड यू विल रियलाइज, तो ये कहना चाह रहा है कि पुट योर सेल्फ इन माई पोजीशन, खुद को मेरी पोजीशन में रख कर तो देखो, तब तुम रियलाइज करोगे कि कितनी समस्याएं हमारे प्रोफेशन में आती हैं। ये कहना चाह रहा है। सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि पुट यू इन माई पोजीशन नहीं, पुट योर सेल्फ इन माई पोजीशन, पुट योर सेल्फ। यहाँ पर जो यू लिखा है बच्चों, आपका ए ऑप्शन गलत है। यहाँ पर बच्चों जो यू लिखा है, यहाँ पर यू के स्थान पर क्या होगा, योर सेल्फ होगा। बोलिए, पुट योर सेल्फ इन माई पोजीशन, राइट। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर यू का सेंस नहीं आ रहा है बच्चों, यहां पर योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा, तब सेंटेंस आपका एकदम सही हो जाएगा, राइट। तो आपका ऑप्शन ए गलत है, यहां पर यू के स्थान पर क्या है, योर सेल्फ होना चाहिए। पुट योर सेल्फ इन माई पोजीशन, पुट योर सेल्फ इन माई पोजीशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम फेसेस इन माई प्रोफेशन, ठीक है। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हालांकि आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपका एडजेक्टिव से है, एक टॉपिक एडजेक्टिव है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एक बार देखें आप लोग। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एनडीए के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दिया है आई हैव नो प्रॉब्लम एज देयर, आई हैव नो प्रॉब्लम एज देयर फ्यू पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट टूडे, ठीक है। ये कह रहा है कि आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम एज देयर फ्यू पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट टूडे, आई हैव नो प्रॉब्लम एज देयर फ्यू पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट टूडे। ये कह रहा है कि आई हैव नो प्रॉब्लम, समस्या नहीं है, एज देयर, यहाँ पर एज देयर फ्यू पैसेंजर के बाद यहाँ पर आई हैव नो प्रॉब्लम एज देयर, देयर आर होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई हैव नो प्रॉब्लम एज देयर आर, देयर के बाद आर होना चाहिए, वो थोड़ा सा छूट गया है, एज देयर आर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से है, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ बच्चों, देखिए। आई हैव नो प्रॉब्लम एज देयर आर फ्यू पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट टूडे, ये है क्वेश्चन। एक बार फिर से देखिए, आई हैव नो प्रॉब्लम एज देयर आर फ्यू पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट टूडे। यहाँ पर देयर के बाद आर रहेगा, वो बच्चों छूट गया है। अब आपको देखना है कि सेंटेंस में कहाँ पर मिस्टेक है, राइट। अब देखिए कि सेंटेंस में कहाँ पर मिस्टेक है। तो क्वेश्चन है आपका क्या, आई हैव नो प्रॉब्लम एज देयर आर फ्यू पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट टुडे। इसका मतलब ये है बच्चों, आप क्वेश्चन पढ़िए तो इसका मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है कि आज पैसेंजर जो है, पैसेंजर यानी यात्री आज कम हैं, इसका मतलब कल ज़्यादा थे। अगर आप जैसे मान लीजिए कि आज क्लास में आप गए और बोले कि आज बहुत कम बच्चे आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि कल ज़्यादा आए थे, क्योंकि कल से और आज से आपने कंपैरिजन कर दिया। एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, डिग्री में आपने देखा होगा कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव होती है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव होती है। तो कंपैरेटिव में तुलना टू ऑब्जेक्ट्स के बीच होती है और सुपरलेटिव में हमेशा मोर देन टू होता है, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है। तो कंपैरिजन कभी कभी, जैसे हमने बोला कि ही इज रिचर देन आई या ही इज फैटर देन आई, अब ये तुलना साफ साफ नजर आ रही है। हमने बोला कि जॉन इज रिचर देन टॉम, तो तुलना एकदम साफ साफ, कंपैरिजन एकदम क्लियर है कि जॉन और टॉम के बीच तुलना हो रही है कि कौन ज़्यादा क्या है, धनी है। जॉन इज रिचर देन टॉम, तो तुलना की कंपैरिजन क्लियर है। तो यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में आपके क्या करता है कि तुलना जो होती है वो हिडन होती है,
तुलना क्या होती है, कंपैरिजन क्या होता है, हिडन होता है, वो एकदम क्लियर एग्जामिनर नहीं करता है। पेपर सेटर क्या होता है कि पेपर को जब बनाता है तो वो भी कभी कभी दिमाग लगाता है कि कैसे बच्चों को हम कंफ्यूज करें, राइट। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या किया है कि आई हैव नो प्रॉब्लम एज देयर आर फ्यू पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट टुडे। तो इसका मतलब कि आज कंपार्टमेंट में पैसेंजर कम हैं, इसका मतलब कल ज़्यादा थे, इसका मतलब वो तुलना कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों जो फ्यू लिखा है, यहाँ पर फ्यू के स्थान पर बच्चों क्या होगा, फ्यूअर का प्रयोग करोगे, राइट। फ्यू के स्थान पर क्या करोगे, फ्यूअर का प्रयोग करोगे। तो क्वेश्चन इस सेंटेंस आपका इस तरह से होगा, आई हैव नो प्रॉब्लम एज देयर आर फ्यूअर पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट टुडे। फ्यूअर पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट टुडे, क्योंकि तुलना कर रहा है, वो कंपैरिजन कर रहा है, लेकिन कंपैरिजन को हिडन रखा है, वो छुपा हुआ है। मैंने जैसे कि आपको एग्जांपल में बताया, जिसे मान लीजिए आप क्लास में आए और बोले कि आज बच्चे कम हैं, इसका मतलब कल ज़्यादा थे, तो तुलना आज और कल से हो रही कि नहीं हो रही। तो वही वो जो ट्रेन में चढ़ता है तो बोलता है कि आई हैव नो प्रॉब्लम एज देयर आर फ्यूअर पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट टुडे, मतलब कि आज कंपार्टमेंट में पैसेंजर कम है, इसका मतलब कल ज़्यादा थे, और तो इसका मतलब कल और आज से तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, राइट। तो आपका फ्यू के स्थान पर यहाँ पर फ्यूअर होगा, ठीक है। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, नो अदर न्यूज़पेपर हैज सो लार्ज अ सर्कुलेशन लाइक दिस न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो जैसा कि बच्चों आप लोग जानते होंगे कि हमेशा एज के साथ बच्चों हमेशा एज आता है, और सो के साथ हमेशा जोड़े के रूप में क्या आता है, एज आता है, राइट। तो यहाँ पर दिया है कि नो अदर न्यूज़पेपर हैज सो ला, और एक चीज़ और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों, जो एज का प्रयोग होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन जो सो एज होता है तो यहाँ सो एज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में ही हम यूज करते हैं। सो एज का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है, इसलिए यहाँ पर सेंटेंस में देखिए नो से स्टार्ट कर रहा है, राइट, नो से स्टार्ट कर रहा है। तो नो अदर न्यूज़पेपर है, सो आ गया, सो लार्ज अ सर्कुलेशन, तो यहाँ पर लाइक के स्थान पर क्या होगा, सो हमेशा क्या लेता है बच्चों, एज लेता है, इसलिए यहाँ पर सो के साथ जोड़े के रूप में, पेयर के रूप में क्या आएगा बच्चों, एज आएगा, राइट। तो क्या सही सेंटेंस क्या होगा, नो अदर न्यूज़पेपर हैज सो अ लार्ज सर्कुलेशन एज दिस न्यूज़पेपर इन इंडिया। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन गलत है, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, लाइक के स्थान पर एज होना चाहिए, तब सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ। अब यहाँ पर सेंटेंस क्या है, मीक एंड हम्बल, एक कह रहा बाइबल के अनुसार कह रहा है इट इज मीक। अब देखिए यहाँ पर बच्चों इसको आप ऐसे समझोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसको आप समझने की पहले कोशिश करें। कि जैसे आपने देखा होगा कि आप जब बोलते हो रिच आपका क्या होता है बच्चों, एडजेक्टिव होता है, लेकिन जब आप बोलते हैं द रिच तो द रिच क्या हो जाता है बच्चों, ये प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे वाइज, अगर हम बोलें कि वाइज, तो वाइज हमारा क्या है बच्चों, एडजेक्टिव है, लेकिन अगर हम बोलेंगे द वाइज तो द वाइज क्या है बच्चों, ये हमारा प्लूरल कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे रिच धनी, द रिच का मतलब धनी लोग, तो वाइज का मतलब बुद्धिमान या चतुर, द वाइज का मतलब बुद्धिमान या चतुर लोग। पुअर गरीब, द पुअर गरीब लोग। ब्लाइंड अंधा, द ब्लाइंड अंधे लोग। अनएम्प्लॉयड बेरोजगार, द अनएम्प्लॉयड बेरोजगार लोग, राइट। तो यहाँ पर वही सेंस लाना पड़ेगा जो यहाँ पर मीक दिया है, MEEK। अब मीक एडजेक्टिव है और हम्बुल भी, हम्बुल, मीक और हम्बुल, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसको प्लूरल कॉमन नाउन बनाने के लिए हमको दोनों के पहले क्या लगाना पड़ेगा, दोनों के पहले आपको द लगाना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर दोनों के पहले द लगाओगे। द मीक का मतलब होता है जो लोग बहुत सीधे साधे होते हैं उनको मीक कहा जाता है। हम्बुल जानते हैं उदार, तो मीक एडजेक्टिव का सेंस एडजेक्टिव है, तो जब द मीक बोलेंगे तो सीधे साधे लोग का सेंस देने लगेगा। जैसे रिच का मतलब धनी, द रिच का मतलब धनी लोग, वैसे मीक का मतलब सीधा साधा, लेकिन द मीक का मतलब सीधे साधे लोग। हम्बुल का मतलब उदार, द हम्बुल का मतलब उदार लोग।
तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसमें बच्चों जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, इसमें क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज़ मीक एंड हम्बल, ऐसे लिख रहा है। तो यहाँ पर मीक जो लिखा है बच्चों, मीक के पहले क्या लगेगा, द लगेगा, द मीक बोलोगे, द मीक एंड द हम्बल बोलोगे। क्या बोलोगे, द मीक एंड द हम्बल बोलिए, यानी बी आपका जो आंसर है, बी आंसर गलत है। यहाँ पर मीक और हम्बल के पहले क्या लगेगा, मीक और हम्बल के पहले द लगेगा, तब वो सेंटेंस सही होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर वाज द प्ले राइट हिमसेल्फ। अ पर्सन आई मेट, अब देखिए जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि डिफिनिट आर्टिकल्स जो होता है, जब किसी चीज़ को हम पर्टिकुलराइज करते हैं तो हम उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर, अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर वाज द प्ले राइट हिमसेल्फ, पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहा है बच्चों। तो यहाँ पर जो पर्सन, अ पर्सन लिखा है, यहाँ पर अ पर्सन के स्थान पर क्या लगेगा बच्चों, डेफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग करना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस आपका क्या होगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, एनडीए का जो एग्जाम होता है उसमें ग्रामर से बच्चों 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्या है, स्पॉटिंग एरर, जिसको हम आप कॉमन एरर कहते हैं। सेकंड क्या है, फिल इन दी ब्लैंक, और थर्ड है आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक है बच्चों, ये 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आइए हम दूसरा सेक्शन लेते हैं, जो कि हमारा सेक्शन क्या है बच्चों, फिल इन दी ब्लैंक का है, राइट। फिल इन दी ब्लैंक, फिल इन दी ब्लैंक्स में जैसा कि आप ने देखा होगा कि जो एनडीए का पेपर पिछली बार का हुआ था, लास्ट 2 बार का जो पेपर मैंने देखा, उसमें प्रीवियस ईयर का पेपर जो है, उसमें मैंने ये देखा कि प्रेपोजिशन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। 10 क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा था प्रेपोजिशन से, इसके बाद भी 10 क्वेश्चन आया था प्रेपोजिशन से ही आया था। तो फिल इन दी ब्लैंक में जो हमने जो रखा है बच्चों, वो प्रेपोजिशन ही है, आप देख सकते हैं यहाँ से है क्वेश्चन। ठीक है, ये सब प्रेपोजिशन के क्वेश्चन हैं। तो प्रेपोजिशन में आपको फिलअप करना है। प्रेपोजिशन में जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, प्रेपोजिशन से भी 3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं, फिल इन दी ब्लैंक, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। वैसे प्रेपोजिशन से ज़्यादातर क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, और कभी कभी स्पॉटिंग एरर में भी आता है यहाँ से क्वेश्चन, राइट। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्या है, देयर वाज अंडरस्टैंडिंग समथिंग समथिंग, उसके बाद लिखा है द टू। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिटवीन और एमंग, बिटवीन का प्रयोग जनरली हम 2 पर्सन्स और थिंग्स के लिए करते हैं, और एमंग का प्रयोग जनरली हम मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स के लिए करते हैं। और क्या दोनों में अंतर है, बिटवीन का प्रयोग अगर हम कोई चीज़ सेपरेट लेते हैं या डिस्टिंक्ट लेते हैं तो हम वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ हम ग्रुप में लेते हैं तो वहाँ पर हम एमंग का प्रयोग करते हैं। ग्रुप के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, एमंग का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, अक्सर ग्रुप के पहले एमंग का ही प्रयोग होता है, तभी वो चीज़ें क्या होती हैं, क्लियर होती हैं। अगर आप चाहे ग्रुप कई, जैसे आप क्लास की बात करते हो तो क्लास भी एक हमारा एक ग्रुप है, तो ग्रुप के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, एमंग का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अगर हम बोलें कि द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, अब यहाँ पर भले ही 3 लोगों की बात कर रहा है, 3 टीम की बात कर रहा है, लेकिन मैच हमेशा जो खेला जाता है वो हमेशा 2 लोगों के बीच ही खेला जाता है। इसलिए कभी भी यहाँ पर आप एमंग का प्रयोग नहीं करोगे, किसका प्रयोग करोगे, बिटवीन का ही प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर 2 की बात कर रहा है तो हम किस में टिक लगाएंगे, बिटवीन का प्रयोग होगा यहाँ पर, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 है, द 2 कार्स कोलाइडेड ईच अदर, 2 कार्स कोलाइडेड समथिंग समथिंग, यानी डॉट डॉट ईच अदर नियर द स्कूल। तो यहाँ पर कोलाइडेड के साथ क्या लगेगा बच्चों, कोलाइडेड के साथ हम विथ का प्रयोग करेंगे, कोलाइडेड विथ ईच अदर नियर द स्कूल, राइट। इसके बाद फिर आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि सी कम्स समथिंग समथिंग अ नोबल फैमिली। अक्सर स्पोकन में यहाँ पर लोग ज़्यादातर हमने देखा कभी कभी फ्रॉम का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा बच्चों, सी कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली का प्रयोग होगा, यहाँ पर ऑफ का प्रयोग होगा। राइट आंसर ए है, ठीक है। और प्रीपोजिशन में बच्चों मैं बता दूं आपको कि इसमें अक्सर होता ये है कि लोग इसको ठीक से तैयार नहीं कर पाते हैं।
तैयारी का मतलब ये है कि जैसे ज़्यादातर लोग इन, एट, ऑन, अपान इस तरह की चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये तो आपको तैयार करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन पर भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अगर वो तैयार होगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इन, एट, ऑन, अपान, बिटवीन, एमंग ये सबको तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, साथ साथ इसके फिक्स प्रीपोजिशन को भी तैयार करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जैसे कि दिया है आई कॉन्जुगेटेड यू, ये वर्ड जो होता है कॉन्जुगेटेड, ये हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, हमेशा और हमेशा जो प्रीपोजिशन लेता है, फिक्स प्रीपोजिशन है, इसका हमेशा आन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप किसका प्रयोग करोगे? आन का प्रयोग करोगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है कि वी आर नाउ कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट बच्चों हमेशा ऑफ लेता है, ध्यान रखिएगा। कॉन्फिडेंट के बाद भी हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? वी आर नाउ कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 16 से, देख लीजिएगा थोड़ा सा, इसको थोड़ा हम बड़ा कर दे रहे हैं। द स्टोर हाउस वाज इन्फेस्टेड। इन्फेस्टेड का मतलब ये होता है बच्चों कि किसी बुरी चीज़ों से भरा हुआ। जैसे अगर हम बोले कि कश्मीर आतंकवादियों से भरा हुआ है, राइट, तो इसका मतलब ये है कि खराब चीज़ों के लिए इन्फेस्टेड। अगर हम बोलें कि अच्छी चीज़ों के लिए, तो उसके लिए टीम्ड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इन्फेस्टेड, अब चूहों से भरा हुआ की बात कर रहा है, द स्टोर हाउस वाज इन्फेस्टेड, तो हमेशा और हमेशा ध्यान रखिएगा, इन्फेस्टेड जो वर्ड है बच्चों, वो हमेशा क्या लेता है? हमेशा विथ लेता है, ये ध्यान रखिएगा। इन्फेस्टेड के साथ हमेशा और हमेशा आप किसका प्रयोग करोगे? विथ का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो ये सब फिक्स प्रपोजिशन है, इसको आपको तैयार करना पड़ेगा, तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, इसके बाद फिर आइए, द लेडी टेक्स प्राइड। टेक प्राइड का मतलब होता है बच्चों गर्व या शान महसूस करना। टेक प्राइड का मतलब क्या होता है? गर्व या शान महसूस करना। तो टेक प्राइड इन बोला जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा? द लेडी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी, तो यहाँ पर ए का प्रयोग, ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर किसका प्रयोग होगा बच्चों? यहाँ पर इन का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि नीलम हैज नो पेपर टू राइट ऑन। टू राइट ऑन का प्रयोग होता है बच्चों, तो नीलम हैज नो पेपर टू राइट ऑन का प्रयोग करोगे, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इसके बाद फिर आइए बच्चों, द एग्जामिनेशन विल कमेंस। अब एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, डे और डेट, अगर डे है या आपका क्या है? डेट है, डे और डेट के पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हमने बोला कि ही विल कम हियर ऑन मंडे, तो डे के पहले किसका प्रयोग करोगे? ही विल कम हियर ऑन मंडे, तो डे के पहले हमेशा डे और डेट। अब देखिए ये क्या है? डे है, तो इसके पहले ऑन का प्रयोग होगा। या अगर हमने बोला कि इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15th अगस्त, राइट, तो डे और डेट के पहले बच्चों क्या किसका प्रयोग किया जाता है? ऑन का ही प्रयोग होता है। तो यही क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, द एग्जामिनेशन विल कमेंस क्या? ऑन मंडे, तो किसका प्रयोग करोगे? ऑन। ज़्यादातर लोग फ्रॉम का भी प्रयोग कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि डे और डेट के पहले ऑन का ही प्रयोग होता है। स्पोकन में लोग बोलते जरूर हैं, बट वो ग्रामेटिकली गलत होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है बच्चों? द चिल्ड्रन साउटेड। तो साउटेड जानते हैं, साउटेड फिक्स प्रीपोजिशन हमेशा क्या लेता है बच्चों? साउटेड हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन एट को लेता है। किसको लेता है? एट। तो द चिल्ड्रन साउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, तो ये हमेशा साउट जो होता है हमेशा क्या लेगा बच्चों? हमेशा और हमेशा एट लेगा जो है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बच्चों ध्यान रखिएगा, ये ग्रामर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करते हैं आगे वकैब का जिक्र करेंगे। तो वकैब में आप देखेंगे एंटानिम्स और सिनोनिम्स की हम बात कर रहे हैं बच्चों।
यहाँ से देखेंगे एंटानिम्स और सिनोनिम्स, राइट। ये पहले डायरेक्शन में क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट इन मीनिंग का मतलब एंटानिम्स दिया हुआ है, राइट। अपोजिट इन मीनिंग का मतलब एंटानिम्स, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एंटानिम्स, अपोजिट का मतलब ही होता है एंटानिम्स, तो एंटानिम्स बताना है। तो सेग, जो सेग वर्ड होता है, सेग का मतलब होता है बुद्धिमान, ज्ञानी, जिसको कहा जाता है। सेग का मतलब बुद्धिमान या ज्ञानी, सेग का मतलब ज्ञानी होता है। तो ज्ञानी होता है तो इसका मतलब इसका उल्टा क्या होगा, फूल होगा, यानी आपका जो एंटानिम्स होगा क्या होगा बच्चों, फूल होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 में, विगर। विगर का मतलब होता है बच्चों ऊर्जावान या बलवान, ताकतवर, विगर, राइट। विगर का मतलब ऊर्जावान, बलवान या ताकतवर। तो इसका जो एंटानिम्स होगा, उल्टा होगा, वो क्या होगा, फ्रैलिटी। फ्रैलिटी का मतलब कमज़ोर होता है बच्चों, क्या होता है, कमज़ोर। तो राइट आंसर सी होगा, फ्रैलिटी होगा, राइट। इसके बाद फिर है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, प्रोस्क्राइब का मतलब होता है मना करने के सेंस में, राइट। प्रोस्क्राइब मना करने के सेंस में, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा बच्चों, एंटानिम्स। इसका एंटानिम्स क्या होगा, अलाउ होगा, क्या होगा, अलाउ, यानी बी ऑप्शन होगा, राइट, क्योंकि ये एंटानिम्स चल रहा है अभी। टर्बिड, टर्बिड का मतलब ये होता है बच्चों जो क्लियर न हो, जो स्पष्ट न हो, जिसको अस्पष्ट कहते हैं, जो क्लियर न हो, तो क्या होगा, टर्बिड का मतलब जो स्पष्ट न हो, तो इसका मतलब इसका उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा बच्चों, क्लियर होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, क्लियर, ठीक है। सबलाइन, सबलाइन का मतलब बड़ा और एक्सीलेंस के सेंस में यूज किया जाता है, सबलाइन, राइट। सबलाइन बड़ा और एक्सीलेंट के सेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पर छोटा होगा इसका मतलब इसका एंटानिम्स क्या होगा, सबलाइन का लो होगा, राइट। सबलाइन का क्या होगा, लो, ठीक है। इसके बाद फिर आइए आगे बढ़ते हैं हम। फिर दिया है डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब भाग्य से रिलेटेड, डेस्टिनी तो भाग्य, राइट, डेस्टिनी भाग्य। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भाग्य पर यानी सेल्फ डिपेंडेंस होगा, तो सेल्फ इसका क्या होगा, इसका एंटानिम्स क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका सी ऑप्शन होगा, ठीक है। यगोनी जो दिया है बच्चों, यगोनी का मतलब क्या होता है, यातना, कष्ट या पीड़ा के सेंस में यूज करता है, एगोनी, यातना। तो इसका जो आंसर होगा वो इसका अपोजिट क्या होगा, राइट आंसर सी होगा, ठीक है। इसके बाद आता है जुबिलियंट। जुबिलियंट का मतलब होता है खुश। जुबिलियंट का मतलब क्या होता है, खुश या प्रसन्न कह सकते हो। तो इसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा, ग्लूमी होगा, क्या होगा, ग्लूमी, राइट। इसका अपोजिट क्या होगा बच्चों, ग्लूमी होगा। इसके बाद है 29 फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है क्या, मना करना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को मना करना। फॉरबिड का मतलब मना करना, तो क्या होगा, परमिट होगा। ये तो बहुत आसान है, फॉरबिड मना करना और उसका परमिट, राइट। इसके बाद दिया है डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ से अलग हुआ, राइट, जो किसी चीज़ से क्या हो, अलग हो, मतलब ज्वाइन न हो, मतलब वो जुड़ा हुआ न हो, डिफेक्शन हो, जुड़ा हुआ न हो, तो उसका क्या होगा, ज्वाइनिंग होगा। उसका उल्टा क्या होगा बच्चों, डिफेक्शन का उल्टा ज्वाइनिंग, यानी सी ऑप्शन होगा आपका, क्या होगा, ज्वाइनिंग, राइट। इसके बाद फिर आइए बच्चों हम मूव करते हैं सिनोनिम्स की तरफ, ठीक है। ये है सिनोनिम्स आपका, यहां से देखिए, मैस्कर। मैस्कर का मतलब होता है नरसंहार, बहुत बड़ी संख्या में हत्याकांड, नरसंहार होता है इसका, बहुत बड़ी संख्या में हत्याकांड। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए सिनोनिम्स पूछा है, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा मैस्कर का, वो स्लाटर होगा, क्या होगा, स्लाटर होगा, राइट। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, स्लाटर, ठीक है। इसके बाद
बच्चों 32 बी लिटिल। बी लिटिल का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के महत्व को घटा देना। बी लिटिल का मतलब होता है घटाना, लेकिन किसी व्यक्ति या वस्तु के महत्व को घटाने के सेंस में यूज करता है, राइट। तो यहाँ पर बी लिटिल का जो सिनोनिम्स होगा बच्चों, बी लिटिल का सिनोनिम्स डिस्पैरेज होगा, यानी सी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा बच्चों? सी ऑप्शन, डिस्पैरेज। इसके बाद आता है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है बच्चों दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अंतर पहचानना को डिस्टिंग्विश कहा जाता है। डिस्टिंग्विश का मतलब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अंतर पहचानने को डिस्टिंग्विश कहा जाता है, राइट। तो डिस्टिंग्विश का मतलब होता है दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अंतर पहचानना, तो क्या होगा बच्चों? इसका डिफरेंशिएट होगा, इसका सी ऑप्शन डिफरेंशिएट। एबॉलिश का मतलब तो समाप्त करना होता है, तो डिस्टिंग्विश का क्या होगा? डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। इसके बाद आइए 34 में क्या दिया है बच्चों? एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, फटकारना या धमकाना। एडमोनिश का मतलब क्या होता है बच्चों? डांटना, फटकारना या धमकाना भी होता है। तो इसका क्या होगा बच्चों? एडमोनिश का आंसर होगा सी आंसर, यानी थ्रेटन यूज होगा, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? थ्रेटन, क्योंकि एडमोनिश का मतलब डांटना, फटकारना या धमकाना होता है, राइट। इसके बाद आता है टर्मिनेट। ये टर्मिनेट वर्ड आ चुका है बच्चों। टर्मिनेट में काफ़ी लोग कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि टर्मिनेट, क्योंकि इसी से रिलेटेड और भी वर्ड डाल दिया है। आपने देखा होगा कि टर्मिनेट, अगर कोई आदमी नौकरी कर रहा हो तो उसको डायरेक्ट टर्मिनेट नहीं किया जाता है, उसको पहले डिसमिस किया जाएगा या तो सस्पेंड किया जाता है, और सस्पेंड के बाद फिर आपका मुकदमा चलता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। उसके बाद हो सकता है कि आपको नौकरी मिल भी सकती है अगर आप केस को जीत जाते हैं तब, राइट। तो यहाँ पर जो टर्मिनेट की स्थिति आती है, टर्मिनेट की स्थिति जो होती है लास्ट स्टेज होता है, मतलब टर्मिनेट अगर आप हो गए तो इसके बाद आपका ये मुकदमा वगैरह कुछ नहीं चलेगा, अब आप नौकरी से एकदम बाहर हो गए। तो अक्सर ये जो वर्ड आया था तो ज़्यादातर बच्चों ने लगाया सस्पेंड में मार दिया, कुछ बच्चों ने डिसमिस में मार दिया, लेकिन नहीं। टर्मिनेट का मतलब होता है कि अब आपकी सेवा एकदम समाप्त हो गई है, आप एकदम नौकरी से निकाल दिए गए हैं, अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं बाकी है, तो अब आपका काम समाप्त हो गया है। इसका मतलब आप एंड में टिक मारोगे। किस में मारोगे? एंड में। डिसमिस नहीं कर सकते हो, सस्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि सस्पेंड के बाद भी लोगों को नौकरी मिल जाती है, राइट। लेकिन जब टर्मिनेट होते हो तो लास्ट स्टेज होती है, इसके बाद कोई चारा नहीं बचा है, तो अब ये क्या होगा? इसका टर्मिनेट का एंड होगा, राइट। इसके बाद है डैंक। डैंक का मतलब होता है कि जो भीगा हुआ हो, कह सकते हैं डैंक। डैंक और इसका सिनोनिम्स जो होगा क्या होगा? डैंक का डैम्प होगा, ये होगा, राइट। डैंक का डैम्प, ठीक है बच्चों। डैंक का डैम्प, भीगा हुआ के सेंस में, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड और है, इसके बाद 36 के बाद, हाँ, इसके बाद डैंक। डैंक का मतलब गीला या भीगा पड़ा हुआ, ठंडा भी होता है डैंक का मतलब, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डैंक का डैम्प। इसके बाद फिर आगे बढ़िए, अभी और भी हैं। हैगल, राइट। हैगल वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? हैगल का मतलब होता है सौदेबाजी करना, बार्गेनिंग करना जिसको कहा जाता है, ठीक है। हैगल का मतलब क्या होता है? सौदेबाजी करना। तो इसका हैगल का जो सिनोनिम्स होगा वो बार्गेन होगा, राइट। सौदेबाजी करना, यानी सी ऑप्शन। याव। याव का मतलब ये होता है कि जो बहुत झगड़ालू किस्म का होता है, बहुत एग्रेसिव होता है, छोटी छोटी बातों में बहुत एग्रेसिव हो जाता है, उसको कहा जाता है याव। तो याव का जो सिनोनिम्स होगा बच्चों वो डी ऑप्शन होगा, एग्रेसिव होगा। क्या होगा? एग्रेसिव होगा, ठीक है। इसके बाद आइए एपॉजी। एपॉजी का मतलब होता है चरम सीमा, कह सकते हैं आप। एपॉजी, एपॉजी का मतलब क्या होगा? चरम सीमा। तो इसका जो होगा क्या होगा? क्लाइमेक्स होगा। क्या होगा? क्लाइमेक्स, यानी राइट आंसर ए होगा, ठीक है। इसी तरह 40 नंबर है मरोस। मरोस का मतलब होता है धुंधला भी होता है, उदास भी होता है, दुखी भी होता है, राइट। मरोस। तो मरोस का क्या होगा? कुछ बच्चे कभी कभी ये जब वर्ड आया था तो डिसअपॉइंटेड में टिक मार दिया था, लेकिन डिसअपॉइंटेड नहीं होगा। मरोस का मतलब उदास या दुखी। डिसअपॉइंटेड अलग चीज़ हो जाती है,
लेकिन मरोज का मतलब कि दुखी, तो इसका क्या होगा, ग्लूमी होगा। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ग्लूमी का मतलब धुंधला भी होता है, ठीक है। तो मरोज का क्या होगा, ग्लूमी होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं बच्चों। तो एक, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो कोशिश करो कि एक इफेक्टिव वकैब बिल्डअप करने की कोशिश करो, क्योंकि होता ये है कि अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो और अच्छे अच्छे वकैब आपके पास नहीं हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए कोशिश करो कि मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि कम से कम 3000 वर्ड को ज़रूर तैयार करिए। अच्छे अच्छे वर्ड ये आपको तैयार होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे आपका जो ये एंटानिम सिनोनिम्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेज, ये सब थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वकैब अच्छे अच्छे शब्दों का न होने की वजह से एंटानिम सिनोनिम्स वगैरह में या पैसेज में भी कभी कभी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है PQRS। PQRS की बात आती है तो यहाँ से शुरू हो रहा है सेंटेंस। देखिए ये चीज़ें, राइट, PQRS, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, S1 और S6 दिया हुआ है। S1 ये स्टार्टिंग आप यहीं से करोगे, S6 जो है वो लास्ट सेंटेंस होता है। इसके बाद इसको S1 को पढ़ने के बाद बच्चों फिर PQRS या SRQP जो भी होगा आप पढ़ते अटैच करते करते लास्ट में आप S6 से क्या करोगे, S6 से इसको अटैच करोगे, राइट। तो एक बार देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ फार्मर, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अ फार्मर, यहाँ से है अ फार्मर वाज टेकिंग द ग्रेन टू द मिल इन द सैक। जो किसान था वो क्या ले जा रहा था, अनाज को ले जा रहा था बोरों में भरकर। कहाँ पर ले जा रहा था, मिल में ले जा रहा था। तो जब मिल में वो लेकर जा रहा था तो उसके साथ घटना क्या घटी है, पहले तो ये देखिए कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या हो सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट तो हमने पढ़ लिया कि अ फार्मर वाज टेकिंग द ग्रेन्स टू द मिल इन सैक्स। बोरों में भरकर अनाज को कहाँ ले जा रहा था, मिल में ले जा रहा था, राइट। तो जब वो ले जा रहा था तो वो क्या घटना उसके साथ घटती है, राइट, उसी को ये इसी पर ये आपका PQRS बना हुआ है। तो आप देखिए अ फार्मर वाज टेकिंग द ग्रेन्स टू द मिल इन सैक। तो उसके बाद होता क्या है कि ऑन द वे द हॉर्स स्टम्बल्ड। अब रास्ते में घोड़ा क्या हो गया, लड़खड़ा कर गिर जाता है। एंड वन ऑफ द सैक्स फेल इन टू द ग्राउंड, और एक बोरा जो है वो जमीन पर गिर जाता है, राइट। अब यहाँ पर देखिए बच्चों इसमें होता क्या है कि जैसे आपने ये पॉइंट, ये लाइन पढ़ा, ये सेंटेंस पढ़ा, अब यहाँ से अगर आप श्योर हैं कि इसके बाद क्यू ही है तो तुरंत आप ऑप्शन में आइए और ऑप्शन में देखिए कि क्यू से स्टार्टिंग कहाँ पर हुई है। तो क्यू से स्टार्टिंग इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, और ये दोनों की है, राइट, ये दोनों की है। तो अब देखिए क्यू से, क्योंकि दो की स्टार्टिंग कर रहा है, क्यू के बाद पी भी कर रहा है, क्यू के बाद पी इसमें भी लगा हुआ है, राइट। ये तो श्योर हो गए हैं कि अ फार्मर वाज टेकिंग, ये पढ़ने के बाद आप श्योर हो गए हैं कि ये क्यू ही आएगा, लेकिन क्यू दो में दिया है, राइट। अब क्यू के बाद पी और क्यू के बाद पी इसमें भी दिया है, इसका मतलब आगे तक सही जाएगा। इट वॉज टू हैवी फॉर हिम टू लिफ्ट, मतलब वो बोरा जो था वो बहुत भारी था। इट वॉज टू हैवी फॉर हिम टू लिफ्ट, इतना ज़्यादा था कि मतलब जो बोरा गिर गया था वो जो किसान था वो अकेले नहीं उठा सकता था, राइट, जो अकेले नहीं उठा सकता था। इट वॉज टू हैवी फॉर हिम टू लिफ्ट। तो क्यू के बाद पी, क्यू के बाद पी, राइट। अब यही डिसाइड करेगा कि क्यू के बाद पी आएगा कि क्यू के बाद यस आएगा। आप देखें एक बार, क्यू के बाद पी होगा कि क्यू के बाद आर होगा, बोलिए। यहीं से आप इसको पकड़ेंगे, क्यू के बाद पी होगा कि क्यू के बाद आर। तो यहां पर देखिए स्टोरी को पढ़िए, क्यू के बाद पी तक दोनों में दिया है, सी में भी दिया है, डी में भी दिया है, राइट। अब उसके बाद क्या होगा, यस होगा कि आर होगा। तो देखिए क्यू के बाद पी मिल गया, उसके बाद यस होगा कि आर। अगर आपको उसके बाद क्या होगा, प्रेजेंटली ही सा ए राइडर कमिंग टुवर्ड्स हिम। अगर कोई चीज़ जब गिर गई है तो उठाने के लिए आप किसी को देखोगे कि कोई आ जाए मेरी मदद करे, तो यहाँ पर इसका मतलब प्रेजेंटली ही सा अ राइडर
कमिंग टूवर्ड्स हिम, राइट। क्यू के बाद पी और आर लिया, प्रेजेंटली लिया, लेकिन यस क्या कह रहा है, ही स्टूड वेटिंग टिल ही फाउंड समबॉडी टू हेल्प हिम। तो क्यू के बाद पी आया तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा, यस आएगा। क्यू पी यस, ही स्टूड वेटिंग टिल, तब वो इंतजार करने लगा, ही फाउंड समथिंग टू हेल्प हिम। उसके बाद आर आएगा, प्रेजेंटली ही सा अ राइडर कमिंग टूवर्ड्स हिम, राइट, बट द फार्मर सा दैट ही वॉज नन अदर देन द नोबल मैन। तो राइट आंसर जो होगा बच्चों आपका ये डी होगा, राइट। राइट आंसर आपका कौन सा होगा, डी होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन अरेंज करने के लिए आते हैं बच्चों। अरेंजमेंट में क्या होता क्या है कि एक मीनिंगफुल आपको पैराग्राफ बनाने की जरूरत है, ठीक है। अब आइए इसके बाद 42 में आइए। 42 क्या कह रहा है, वंस अपॉन ए टाइम एंड एंट लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। एक चींटी थी, वो कहाँ पर रहती थी, नदी के किनारे रहती थी। वंस, एक बार की बात है, एक चींटी कहाँ पर रहती थी, नदी के किनारे रहती थी, राइट। तो जब नदी के किनारे वो रहती थी तो उसके साथ क्या घटना घटी, तो घटना क्या घटती है, वंस अपॉन ए टाइम एंड एंट लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। तो घटना क्या घटी, वन डे, एक दिन, इट सडनली स्लिप इनटू द वाटर। एक दिन क्या हो गई, वह पानी में गिर गई, राइट। अब देखिए इसको पढ़ने के बाद आर, क्योंकि घटना यही घटी कि एक दिन, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, एक चींटी वहाँ पर रहती थी, नदी किनारे रहती थी। घटना क्या घटी, वो पानी में, वन डे इट सडनली स्लिप इनटू द वाटर, पानी में वो गिर गई, राइट। पानी में वो गिरी। अब देखिए आर की स्टार्टिंग किसकी कर रहा है बच्चों, ये पढ़ने के बाद आप श्योर हो कि यही बात होगी, क्योंकि चींटी जो है वो किनारे रहती थी। तो क्या हुआ, वन डे, एक दिन क्या हुआ, इट सडनली स्लिप इनटू द वाटर, पानी में वो क्या हो गई, गिर गई, राइट। उसके बाद क्या हुआ, ऑल इट्स एफर्ट टू कम अप फेल्ड, सारा उसने प्रयत्न किया लेकिन वो क्या हो रही, असफल रही। क्यों, उसके बाद यस अ डोव लिव्ड इन अ ट्री, एक बतख उसको वहां पर रहता था, ऑन द बैंक नॉट फार फ्रॉम द स्पॉट, उस जगह से ज्यादा दूरी पर नहीं, थोड़ी दूरी पर रहता था वो। तो उसने क्या किया, पी द डोव सा द एंट स्ट्रगलिंग इन वाटर इन अ हेल्पलेस कंडीशन, उसने देखा कि ये चींटी काफी देर से पानी में स्ट्रगल कर रही है निकलने के लिए, ठीक है। पी, उसके बाद क्या होगा, सी वाज टच, तब जाकर उसको वो टच करता है निकालने के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर देखिए, वंस अपॉन ए टाइम एंड एंट लिव ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ये पढ़ने के बाद ये तो श्योर है कि यही होगा आर से। तो आप तुरंत ऑप्शन में आइए और ऑप्शन में देखिए आर से स्टार्टिंग इसकी नहीं कर रहा, इसकी नहीं कर रहा, इसकी नहीं कर रहा, तो राइट आंसर आपका सी होगा, ठीक है। तो एक स्टोरी है, बस स्टोरी को आपको क्या करना है, देखना है, बस यही इसमें है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट लेने के बाद आप देखिए कौन सा पॉइंट इससे अटैच होगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 43 को एक बार आप लोग देखें। 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार आप लोग थोड़ा सा देखें, उसके बाद फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। देखें फटाफट क्वेश्चन को। ठीक है, 43 में क्या कह रहा है, वी एंड ऑल अदर एनिमल्स ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एयर ऑल द टाइम। ये कह रहा है कि हम एंड ऑल अदर एनिमल, और भी जितने प्राणियां हैं, जानवर हैं, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं ऑल टाइम, हमेशा, राइट। तो क्या होगा, हमेशा सांस छोड़ते हैं, तो बोलिए, हमेशा सांस छोड़ते हैं, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद क्या होगा, ऐसा क्यों करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट दैट वी आर एबल टू लिव, इसका कारण है कि ताकि हम जिंदा रह सके। बोलिए, अगर आप मान लीजिए आप और कोई ऑप्शन लेते हैं, अब देखिए क्यों नहीं लिया आपने, लिया ये लिया पी, इफ वी स्टॉप ब्रीथिंग वी डाई, गलत। ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर सराउंडिंग बाय एयर, गलत। इसका मतलब ये पढ़ने के बाद वी एंड ऑल अदर एनिमल्स ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एयर ऑल द टाइम, इट इज बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट दैट वी आर एबल टू लिव, यहां से ही स्टार्ट होगा, क्यू से। और ऑप्शन में आइए
तो क्यू से इसकी स्टार्टिंग नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, यही आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अरेंज बहुत हार्ड नहीं होता है, आपको एक मीनिंगफुल आपको क्या बनाना है? सेंटेंस बनाना है। ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, हमेशा और हमेशा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। 43 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखें जरा। ट्रक, ट्रेन्स, प्लेन्स, रेफ्रिजरेटर, ये सब की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करना चाहेंगे। ये है बच्चों, देखिए क्वेश्चन 44। ट्रक्स, ट्रेन्स, प्लेन्स एंड रेफ्रिजरेटर शिप आर न्यू वे ऑफ कैरिंग फूड। एक बार आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। फटाफट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को फटाफट देखें आप लोग। ठीक है, तो क्या है? ट्रक, ट्रेन्स, प्लेन्स एंड रेफ्रिजरेटर शिप आर नाउ वे ऑफ कैरिंग फूड। ठीक है, इसके बाद क्या हो सकता है? पी से इन मेनी वे, क्यू से हाई इन द एडेंस माउंटेन्स, आर कह रहा बट अ ग्रेट डील, यस कह रहा ओवर द डेजर्ट साइंस। राइट, तो यहां पर देखिए स्टार्टिंग कहां से हो सकती है? ट्रक, ट्रेन्स, प्लेन्स एंड रेफ्रिजरेटर शिप्स आर न्यू वे ऑफ कैरिंग फूड। ये कह रहा कि नया तरीका है भोजन वगैरह को ले जाने के लिए। तो अब इसके बाद क्या हो सकता है? राइट, तो अगर हम बट अ ग्रेट डील ऑफ फूड इज स्टिल, हाँ, इसके बाद देखिए एक तो ये कह रहा कि ट्रक, ट्रेन्स, प्लेन्स एंड रेफ्रिजरेटर शिप आर न्यू वे ऑफ कैरिंग फूड्स। राइट, उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है? बट अ ग्रेट डील ऑफ फूड, लेकिन ज्यादातर मात्रा में क्या होता है? अ ग्रेट डील ऑफ फूड इज स्टिल कैरिड ऑन हेड्स ऑफ वीमेन एंड द बैक ऑफ द एनिमल्स। लेकिन ज्यादातर क्या किया जाता है? सिर पर रखकर या तो जानवरों की पीठ पर रखकर भी किया जाता है। राइट, तो यानी आर और आर की स्टार्टिंग सिर्फ 2 3 की है, यहां पर ध्यान रखिएगा बच्चों। आर की स्टार्टिंग 3 से है। ठीक है, तो आर के बाद पी और आर के बाद पी दोनों में मिल रहा है, लेकिन आर के बाद यस नहीं मिल रहा है। राइट, तो यहां पर थोड़ा सा देखने की बात है कि अगर आर के बाद पी होगा, आर के बाद पी अगर कहता है इन अ मेनी कंट्रीज वीमेन कैरी। अब देखिए यहां पर वीमेन का जिक्र किया है, यहां पर वीमेन का जिक्र किया है बच्चों, और यहां पर वीमेन से अटैच कर रहा है। राइट, आर के बाद पी, इन मेनी वे कंट्रीज वुमेन कैरी फूड। इसका मतलब आर के बाद आपका पी होगा, आर के बाद पी। राइट, और आर के बाद पी 2 ऑप्शन में है, इसमें और इसमें भी नहीं है। राइट, इसके बाद आगे बढ़िए, आर के बाद पी मिला, आर के बाद पी मिला, अब आर के बाद क्यू होगा कि आर के बाद यस होगा? इसको थोड़ा देखिए, आर के बाद पी कि आर के बाद यस? आर के बाद आर पी के बाद क्यू की पी के बाद यस? तो पी के बाद अगर क्यू करते हैं, हाई इन द एडेंस माउंटेन्स लॉन्ग्स लाइन्स ऑफ ईच अदर हैवी बैग। अभी इसको रुक जाइए, क्यू के बाद पी के बाद यस देखिए ये बोला। उसके बाद ओवर द डेजर्ट साइंट्स कैमल्स कैरी लोड्स ऑफ साल्ट डेट्स एंड चीज फ्रॉम वन ओएसिस टू अनदर। पहले आप इसको पकड़ोगे, यस को। यस के बाद बच्चों जाके यस के बाद किससे अटैच होगा? ये क्यू से होगा। इसका मतलब राइट आंसर आपका सी है। राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? राइट आंसर सी है, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर सी है। ठीक है, इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? ऑबेसिटी इज ए क्योर ऑफ मॉडर्न टाइम। ऑबेसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑबेसिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मोटापा। कह रहा है कि मोटापा जो है इज ए कर्स ऑफ मॉडर्न टाइम। ये अभिशाप बनता जा रहा है मॉडर्न टाइम में, एक अभिशाप। कैसे बनता जा रहा है? ऑबेसिटी इज अ कर्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स। उसके बाद आप आइए क्या, अगर पी से लेते हैं, एज ए रिजल्ट इनवेरिएबली देयरफॉर
देयर आर मोर ऑब्सी पीपुल टूडे देन एवर बिफोर, नहीं। ऑब्सिटी इज ए कर्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स, उसके बाद लेंगे आप क्यू, इनएविटेबली फैट एंड शुगर नहीं हो पाएगा। अगर आर से लेते हैं इन दीज डेज, हाँ अब ये देखिए ऑब्सिटी इज ए कर्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स, उसके बाद क्या कह रहा है, आर इन दीज डे फूड गेट्स मोर रिफाइंड एंड कुकिंग मेथड, रिफाइंड ऑयल वगैरह आजकल लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं, उसकी बात कर रहा है। फूड गेट्स मोर रिफाइंड एंड कुकिंग मेथड आर मोर इंट्रिकेट, राइट। तो ये मैच कर रहा है इसको पढ़ने के बाद, ये सुमन को पढ़ने के बाद आर मैच कर रहा है, राइट। ये सुमन को पढ़ने के बाद आर मैच कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, अगर आर के बाद पी आएगा कि आर के बाद क्यू आएगा, तो आर के बाद एक बार हम क्यू को देखें, इनवेरिएबली फैट एंड शुगर विच काज ऑब्सिटी, बिल्कुल सही, इनवेरिएबली फैट एंड शुगर विच काज ऑब्सिटी आर एडेड टू मेक फूड मोर प्लेटेबल, राइट। उसके बाद पी, एज ए रिजल्ट व्हाट इज लास्ट इज द नेचुरल गुडनेस ऑफ, ये गुडनेस, अब यहां पर देखिए गुडनेस ऑफ, इसको ऑफ एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, इसको जो है आप जोड़ोगे यस से, देयरफॉर देयर आर मोर ऑब्सेस पीपुल टुडे देन एवर बिफोर। उसके बाद 6, दिस इज बिकॉज टुडेज चेंज लाइफ स्टाइल ऑफन मैन लेस फिजिकल एक्सरशन एंड ओवर इंडल्जेंस इन अनहेल्दी फूड। राइट आंसर आपका डी होगा बच्चों, राइट आंसर आपका क्या होगा, डी फॉर दिल्ली होगा, ठीक है। अब फिर आइए इसके बाद फिर आता है आपका 5 और हैं एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट। इडियम्स एंड फ्रेजेस है बच्चों, क्या है, अ क्लोज शेप, अ नैरो स्केप, राइट, बाल बाल बचना, नैरो स्केप के सेंस में, राइट। यहाँ पर एक वर्ड जो है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, 47, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होगा, यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पर ठीक है, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, हॉर्स लिखा, ठीक है। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है टू वेस्ट वंस एफर्ट, टू वेस्ट वंस एफर्ट होता है। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब टू वेस्ट वंस एफर्ट, मतलब कि आपका जो प्रयत्न है वो बेकार चला जाना। राइट आंसर बी होगा, राइट। क्या होगा, बी होगा। इसके बाद है ये इडियम्स एंड फ्रेजेस है बच्चों, ऑल एगॉग। ऑल एगॉग का मतलब होता है बेचैन होता है, यानी रेस्टलेस। ऑल एगॉग का क्या होगा, रेस्टलेस यानी बेचैन होगा। ऑल एगॉग रेस्टलेस, बेचैन। इसके बाद क्या है, टू टॉक थ्रू वंस हेड। टू टॉक थ्रू वंस हेड का मतलब होता है टू टॉक नॉनसेंस, मूर्खतापूर्ण बात करना। बोलिए, टू टॉक थ्रू वंस हेड का मतलब क्या होगा, टू टॉक नॉनसेंस, राइट। टू टॉक नॉनसेंस, इसका मतलब सी ऑप्शन होगा, टू टॉक नॉनसेंस। क्या होगा, टू टॉक नॉनसेंस, ठीक है। इसके बाद है बच्चों, टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब मुसीबत में पड़ जाना। टू गेट इनटू हॉट वाटर, टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब मुसीबत में पड़ जाना, तो इसका क्या होगा, टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब मुसीबत में पड़ जाना, तो इसका सी होगा। इसका क्या होगा बच्चों, सी ऑप्शन, यानी टू गेट इनटू ट्रबल। टू गेट इनटू ट्रबल क्या होगा बच्चों, टू गेट इनटू ट्रबल होगा, ठीक है। इसका सी होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों। टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब टू गेट इनटू ट्रबल होगा, मतलब परेशानी में पड़ जाना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये रहा आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो ये 46, 47, 48, 49 और 50 ये आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस है, ठीक है बच्चों। टू टॉक थ्रू वंस हेड का मतलब नॉनसेंस, टू टॉक नॉनसेंस होता है। ऑल एगॉग का मतलब होता है बेचैन होता है, रेस्टलेस होता है, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका 50 क्वेश्चन। हम इस तरह से मैराथन लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे और आप लोग कोशिश करिएगा कि इस सेशन को जरूर अटेंड करिएगा, इससे आपको बहुत
कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रामर का भी काफ़ी जिक्र किया हुआ है, जो कुछ इंपॉर्टेंट्स रूल थे उसको भी मैंने दिखाया है, और इसी तरह का मैराथन हम लेकर आते रहेंगे बच्चों। तो आज यहीं तक, जय हिंद।